हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम। 6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा शहर में गर्मियों का मौसम अपने चरम पर था। एक सुहावना दिन, नीला आसमान और चमकती धूप। एक सामान्य सोमवार की सुबह। सुबह 8 बजे लोग अपने अपने कार्यालयों में पहुंच रहे थे। बच्चे स्कूल में थे, अपने पहले पीरियड में। इसी बीच कुछ लोगों ने आकाश में एक अमेरिकी बोइंग B-29 विमान को देखा। ठीक 8:15 पर विमान से कुछ गिरा। दूरी से लोग समझ नहीं पाए कि यह क्या था। विमान से गिरती चीज। वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि यह एक परमाणु बम था। ठीक 43 सेकंड तक यह वस्तु फ्री फॉल में रही। इसके बाद एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। शहर में हजारों लोगों ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में एक अंधेरे उजाले को देखा। बम विस्फोट ने एक तत्काल आग का गोला बना दिया, मानो सूरज धरती पर उतर आया हो। तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। एक पल में 80,000 लोग मारे गए। बम गिराने का कारण। आपका मन इस बात पर जोर देगा कि बम क्यों गिराया गया। आइए, आज के वीडियो में हम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों की कहानी को समझें। मनुष्य की प्रतिभा से एक नया युग जन्म लेता है। गरजती बिजली और सूर्य की आग के साथ 6 अगस्त की सुबह 8:15 पर पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया। हमारी कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू होती है। यह युद्ध 1939 में शुरू हुआ। हिटलर ने पोलैंड पार हमला किया। एक के बाद एक बाकी देश भी इस युद्ध में फंसने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध दो प्रमुख गठबंधनों के बीच लड़ा जा रहा था। नाजी जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ थे, जिन्हें धुरी शक्तियां कहा जाता था, और दूसरी तरफ ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका थे, जिन्हें मित्र राष्ट्र या मित्र देश कहा जाता था। फ्रांस और चीन जैसे देश भी मित्र देशों का हिस्सा थे, लेकिन शुरू में अमेरिका युद्ध से बाहर रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के विनाशकारी परिणामों के बाद अमेरिका ने फैसला किया था कि वह यूरोप और एशिया के संघर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इससे बाहर रहने के लिए। लेकिन 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, जिससे अमेरिका को इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। जापान का परिप्रेक्ष्य। ये महत्वपूर्ण है कि हम जापान के संदर्भ में चीजों को समझें। जब भी द्वितीय विश्व युद्ध की चर्चा होती है, हम ज्यादातर जर्मनी और हिटलर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम जापान के बारे में बात नहीं करते। बात यह है कि शुरुआती 1900 के दशक में जापान में साम्राज्यवाद देखा गया था। जिस तरह ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देश अन्य देशों को अधिग्रहित कर रहे थे, उन्हें उपनिवेश बना रहे थे, जापान भी वही कर रहा था। जिस तरह भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था 1940 तक, इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, चीन के पूर्वी क्षेत्र, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, लाओस जापानी साम्राज्य का हिस्सा थे। जापानी उपनिवेशवादियों ने एक महान एशिया की बात की, एक एशिया बनाने के लिए जो एकजुट होगा। लेकिन यह सिर्फ एक दिखावा था। वास्तव में अन्य उपनिवेशवादियों की तरह उन्होंने संसाधनों का शोषण करने के लिए भूमि पर कब्जा कर लिया, केवल अपने लाभ के लिए। जापान का विस्तार। उनके पहले बड़े विस्तार का समय 1931 था, जब उन्होंने उत्तरी चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। वे सोवियत संघ के अधीन क्षेत्रों पर कब्जा करने की योजना बना रहे थे। मंगोलिया में, दक्षिण में वे वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्रों पर कब्जा करने की योजना बना रहे थे। दक्षिण की बात यह थी कि वियतनाम और कंबोडिया के वर्तमान देश उस समय फ्रांसीसी साम्राज्य का हिस्सा थे, जिसे फ्रांसीसी इंडो चाइना कहा जाता था। चूंकि जापान उन्हें कब्जा करना चाहता था, उन्हें पहले फ्रांसीसी साम्राज्य को हराना पड़ा। यह 1940 में हुआ। उन्होंने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। लेकिन ऐसा करने से जापान द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बन गया। जब हिटलर विभिन्न देशों में युद्ध की घोषणा कर रहा था और क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा था, जापान एशिया में वही कर रहा था। अमेरिका ने यह देखा, लेकिन वे अभी भी युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग करके। लेकिन उन्हें जापान के विस्तार योजना को रोकने के लिए कुछ करना पड़ा, इसलिए उन्होंने कुछ आर्थिक कार्रवाइयों का सहारा लिया। अमेरिका ने जापान को तांबा, लोहा और स्टील जैसे आवश्यक सामग्री का निर्यात बंद कर दिया। उम्मीद थी कि यह जापान की विस्तार योजना को रोक देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जवाब में अमेरिका ने जापान को तेल बेचना बंद कर दिया। उस समय तेल जापान के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन था। जापान का 80% तेल अमेरिका से आयात किया जाता था। अमेरिका ने कहा कि वे जापान को तेल बेचने का पुनरारंभ तभी करेंगे
जब वे चीन के कब्जे वाले क्षेत्रों से वापस चले जाएंगे और जर्मनी और इटली के साथ अपने गठबंधन को तोड़ देंगे। लेकिन ऐसा करने का मतलब था कि जापानी सम्राट द्वारा जापानी महान एशिया के सपने को नष्ट करना। इसलिए उन्होंने अमेरिका की चेतावनी को नज़रअंदाज करने का फैसला किया और अन्य विकल्पों की तलाश की। उन्होंने देखा कि मलेशिया और इंडोनेशिया के क्षेत्र तेल और अन्य संसाधनों के अच्छे उत्पादक थे। उन्होंने इन क्षेत्रों पर कब्जा करने और अपने तेल की ज़रूरतों के लिए खुदाई करने की योजना बनाई। अमेरिका पर उनकी निर्भरता को समाप्त करना। लेकिन एक समस्या थी। उस समय इंडोनेशिया डच ईस्ट इंडीज था, डच के नियंत्रण में, और मलेशिया ब्रिटिश मलय था, ब्रिटिश के नियंत्रण में। ब्रिटिश और डच दोनों अमेरिका के मित्र देश थे। अगर जापान इन देशों पर हमला करता तो इसका मतलब होता कि अमेरिका उन पर हमला कर सकता था, अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए। अमेरिका के खिलाफ जापानी हमला। यह मानते हुए कि अमेरिका हमला नहीं करेगा, लेकिन जापान ने भी फिलीपींस पर कब्जा करने की योजना बनाई थी, जो उस समय अमेरिकी क्षेत्र था। अमेरिका ने फिलीपींस पर कब्जा कर लिया था और उसे उपनिवेश बना दिया था। अगर वे सक्रिय रूप से उनके क्षेत्रों को चुराने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका निश्चित रूप से जापान पर हमला करेगा। ग्रेटर एशिया का सपना फिलीपींस के बिना कैसे पूरा होता? जापान के पास केवल एक ही विकल्प बचा था। उन्हें इन क्षेत्रों पर कब्जा करना होगा और उपनिवेश बनाना होगा। और अगर अमेरिका ने हमला करने का फैसला किया तो उन्हें पहले ही खामोश करना होगा। जापान जानता था कि अमेरिका की शक्ति उनसे बहुत अधिक थी। अगर एक लंबे युद्ध में जापान जानता था कि वे हार जाएंगे, लेकिन अगर वे चुपके से अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला करते हैं ताकि उनके लड़ाकू विमानों और जहाज़ों को नष्ट कर सकें, तो उन्हें विश्वास था कि अमेरिका उन पर हमला नहीं कर सकेगा। इस सोच के साथ 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिकी पर्ल हार्बर बे पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। 7 दिसंबर 1941 जापानी आक्रमणकारी ढीले हो गए हैं। बिना किसी चेतावनी के उन्होंने हवाई के शहर होनोलुलु में पर्ल हार्बर पर हमला किया। एक आश्चर्यजनक हमला जो अपमानजनक था। जापानी नौसेना के 350 से अधिक विमानों ने हमला किया और बंदरगाह को बम से उड़ा दिया, और 2 घंटे के भीतर 19 अमेरिकी नौसेना के जहाज, 188 सैन्य विमान और 2000 से अधिक अमेरिकी सैन्य कर्मियों की मौत हो गई। युद्ध में अमेरिका का प्रवेश। घंटों के भीतर जापान ने फिलीपींस पर कब्जा कर लिया, लेकिन वस्तुतः यह जापान द्वारा किया गया एक लापरवाह कदम था। बच्चे इस तरह सोचते हैं, पहले किसी पर हमला करना ताकि वे आप पर हमला न करें, और फिर उनके क्षेत्र पर कब्जा करना, उम्मीद करते हुए कि वे वापस हमला नहीं करेंगे। दूसरे पक्ष को गुस्सा आएगा। अगले दिन 8 दिसंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अपने देश को संबोधित किया। 7 दिसंबर 1941 को यह तिथि इतिहास में अपमान के रूप में दर्ज होगी। उन्होंने इस युद्ध में जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, जर्मनी और इटली के साथ साथ धुरी शक्तियों के खिलाफ भी। युद्ध अमेरिका के दरवाजे पर खड़ा था। अमेरिकी सेना ने अपने मित्र देशों के साथ गठबंधन बनाया। अपनी सामरिक योजनाओं के अनुसार अमेरिका ने जापान पर कुछ दिन बाद जवाबी हमला किया। युद्ध के अंत के करीब 1944 में, जब मित्र देशों ने यूरोप में नाजियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अमेरिका ने जापान के खिलाफ द्वीप हॉपिंग की रणनीति अपनाई। गुआम 10,000 फीट नीचे अब हमारे पास है। द्वीप हॉपिंग रणनीति का लक्ष्य था कि अमेरिकी सेना प्रशांत महासागर में जापान के विभिन्न द्वीपों पर कब्जा कर रही थी, एक एक करके, ताकि जापान को पीछे हटाया जा सके। और मार्च 1945 तक अमेरिकी सेना जापान के प्रमुख द्वीपों के पास पहुंच चुकी थी। जापान पर कई हवाई हमले किए गए थे। हिरोशिमा और नागासाकी को छोड़कर लगभग हर प्रमुख जापानी शहर बम से उड़ा दिया गया था, लेकिन जापान ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। इस समय तक हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। 30 अप्रैल 1945 को और 7 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों ने युद्ध में जर्मनी पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन जापान के साथ युद्ध अभी भी जारी था। जुलाई 1945 में मित्र देशों के नेता ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और चीन के प्रमुख जर्मनी के बर्लिन के पास एक जगह पर मिले थे। यह पोट्सडैम सम्मेलन था। वहां उन्होंने पोट्सडैम घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में जापान को आत्मसमर्पण के लिए अंतिम चेतावनी दी गई थी। यदि जापान आत्मसमर्पण नहीं करता तो उसे त्वरित और पूर्ण विनाश का सामना करना पड़ेगा।
लेकिन जापान की स्थिति ने उन्हें आत्मसमर्पण करने से रोका। परमाणु बम का उपयोग। युद्ध के आखिरी चरण में एक और क्रांतिकारी परिवर्तन आया था, परमाणु बम का आविष्कार। मैनहट्टन प्रोजेक्ट नामक एक परियोजना के तहत रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में इस घातक हथियार का विकास हुआ था। जब पोट्सडैम सम्मेलन हुआ, तब अमेरिका के पास इस विनाशकारी हथियार की शक्ति थी। जापान ने आत्मसमर्पण करने से इनकार किया। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने का निर्णय लिया। पहले बम लिटिल बॉय को 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया। 3 दिन बाद 9 अगस्त को दूसरा बम फैटमैन नागासाकी पर गिराया गया। इन बमों ने तत्काल हजारों लोगों की जान ले ली और शहरों को तबाह कर दिया। युद्ध का अंत। परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। 15 अगस्त 1945 को जापान ने अपने आत्मसमर्पण की घोषणा की। आधिकारिक आत्मसमर्पण की प्रक्रिया 2 सितंबर 1945 को हुई, जब जापान ने औपचारिक आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। परमाणु बम गिराने का निर्णय आज भी विवादास्पद है। यह निर्णय तब लिया गया था जब जापान पहले ही हार के कगार पर था, लेकिन आत्मसमर्पण करने से इनकार कर रहा था। अमेरिकी सेना का मानना था कि यह कदम युद्ध को तेजी से समाप्त करेगा और अधिक जीवन बचाएगा। हालांकि इसके परिणाम स्वरूप हजारों निर्दोष नागरिक मारे गए और बचे हुए लोगों ने अपने जीवन में भारी कठिनाइयों का सामना किया।